नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और प्यारे साथी, आज आपका लेखपाल का पेपर कंप्लीट हो गया है और पेपर को देखकर लग रहा है कि जिन प्यारे अभ्यर्थियों ने लेखपाल की तैयारी की है, यानी लेखपाल के सिलेबस को देखकर तैयारी करी है, उन्हें कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। यानी अगर मैं बात करूं पेपर लेखपाल के हिसाब से, यानी बिल्कुल अच्छा है, तरीके से बनाया गया, यानी मैं इसको मॉडरेट के लेवल में डाल सकता हूं। तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है। कोई इसको इजी भी नहीं कहेगा, कोई इसको टफ भी नहीं कहेगा। पेपर का लेवल जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वह है। एक बार चलते कि भी क्या कौन से क्वेश्चन हमारे सही लग रहे हैं, हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मैं आपको यहां बता देता हूं। सबसे पहले पेपर एनालिसिस करेंगे। कैसा रहा पेपर आप बताएंगे मुझे, और मैंने आपको बता दिया मेरी तरफ से जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है। पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के बाद में कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक बार भाई सभी प्यारे साथी जुड़ेंगे, ठीक है, और अपने प्यारे साथियों को भी सेशन से जोड़ लेंगे फटाफट से, ठीक है। फटाफट से एक बार जुड़ेंगे प्यारे साथी। और मैं यहाँ एक बार देख लेता हूँ कि कौन कौन मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि भी इतने प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलो, बहुत बहुत स्वागत भी सभी प्यारे साथियों का। एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप प्यारे साथियों ने भी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, चलो, ज्यादा देर नहीं करते, सारी जानकारी मैं आपके साथ यहाँ साझा करने वाला हूँ। चलते हैं पहले ही हिंदी के पैटर्न पर, और हिंदी का पैटर्न यहाँ खुल चुका है। और आप लोग भी कमेंट करके बताते रहेंगे कि भी आपके जो है कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक बार मुझे बताओ, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार बताओ। एक बार मुझे बताओ जल्दी से थम्स अप करके, क्या ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, यानी इनमें से 3 सही है और एक आपका गलत है। उसने हाथी पर होंदा रख दिया। पहला, उसने हाथी पर होंदा रख दिया। दूसरा है, दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है, मतलब दास्ता से युक्त जीवन ठीक नहीं होता। तीसरा है, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। 4 आदमी के, अब देखो, 4 आदमी के, यानी यहां पर क्या है भाई, मल्टीपल बात हो रही है, और यहां के बैठने की व्यवस्था करो। अब हम भोजन करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, अब हम भोजन करेंगे। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखो यहां पर, उसने हाथी पर होंदा रख दिया, दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है, तीसरा है 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, और चौथा है अब हमें भोजन करेंगे। और ये है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, यहां देखोगे सी है, यहां देखोगे मल्टीपल में क्या दिया हो, बहुवचन में 4 आदमी, और यहां किसकी बात करा, आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। तो क्या हो जाएगा भैया, 4 आदमियों के, 4 आदमियों की बैठने की व्यवस्था करो। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन में बनेगा पूरा सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहां पर नंबर्स दिए उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। दूसरे की बात करते हैं, अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। सेकंड ऑप्शन है, यहां देखो, अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला है अध प्लस आत्म, कोई मतलब नहीं बनता है। सेकंड है अधि प्लस आत्म, बी आपका एकदम से सही हो जाएगा, अधि प्लस आत्म, यानी बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आप भी बताते रहे आपने कौन सा सही किया, बी आपका एकदम सही है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, यानी नहीं बताना है। इसका मतलब है कि आपके 3 सही और एक गलत है। चलो जी देखते हैं। जटिल सरल, बिल्कुल एक जटिल होता है, जब मान लीजिए एक अगर पेपर आपका जटिल है तो जटिल हो जाएगा, दूसरा पेपर अगर आसान है तो सरल हो जाएगा। बंधन मुक्ति, यानी आपको या तो किसी ने बंधन बनाया हुआ है या किसी ने आपको मुक्त कर दिया है, ठीक है, मुक्ति। तीसरा है उपकार अनुचित। अब देखो ये तीनों, उपकार करने वाला और अउपकार करने वाला बनेगा ना, यानी या अनुचित का उचित बनेगा। तो गलती कहां है भाई, सी में है। भाई अगर यहाँ अनुचित है तो यहाँ क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। यहाँ उपकार करने वाला है तो यहाँ अनुपकार करने वाला हो जाएगा। तो सी में आपका मिस्टेक है, तो तीसरे का सी एकदम से सही हो जाएगा। बाकी गौरव लांगब ये सही है, डी। आगे चलते, चौथा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। अब देखो, नम प्लस ते, देखो यहां से समझना थोड़ा सा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। अब आपको एक बात समझना है, इस प्रकार के जो भी संधि विच्छेद होते हैं वो विसर्ग में आते हैं, है ना, किस में आते हैं, विसर्ग में।
तो कहने का मतलब क्या है, चौथे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी नम प्लस ते, यानी जो आधा से है ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग में, तो ए आपका सही हो जाएगा। बी यहाँ किया हुआ है किसी अभ्यर्थी ने, तो बी नहीं होगा, ए हो जाएगा, यानी ये विसर्ग संधि है, नम प्लस ते। आगे है 5वां क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना। अब आप समझिए, बहती गंगा में हाथ धोना एक बड़ा पुराना ही कह सकते हैं, बड़ी पुराना मुहावरा है, कहावत है, बड़ा आसान सा आपने इसको किया होगा। अधिक उन्नति होना ऐसा कुछ नहीं है, बहुत परिश्रम करना कोई मतलब नहीं है, अवसर का लाभ उठाना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि गंगा बह रही है भैया, अपना अपना भी काम इसमें सिद्ध कर लो, तो क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 में का सी। छठे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और क्वेश्चन भाई हार्ड नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा है। सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सिंह मतलब शेर की बात हो रही है, शेर का पर्यायवाची नहीं है, क्या है, गयंद, शार्दुल, केसरी, हरि, कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताओ आपका सही आंसर। अब यहां पर देखेंगे, देखो शार्दुल भी है, हरि भी है, और केसरी भी है, आपका क्या नहीं है दोस्त, गयंद नहीं होगा, तो ए आपका सही हो जाएगा, छठे का ए, छठे का ए हो जाएगा भाई, छठे का ए नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अवयव है। वो कह रहा है कि भाई नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में, यानी इसमें आपको क्या बताना, क्रिया विशेषण बताना है। तो कालवाचक, भाई काल की तो बात ही नहीं हो रही है, कालवाचक, स्थानवाचक, स्थान की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रीतिवाचक, रीति का मतलब क्या हो गया, मतलब कितना, भाई रीति का मतलब क्या हो गया, कितना, तो समय की बात नहीं हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही है, परिणाम रिजल्ट की बात नहीं हो रही, रीतिवाचक हो जाएगा, बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, रीतिवाचक एकदम से सही है। आगे आ जाओ भी, झरना का पर्यायवाची नहीं है, झरना, अब आप समझते हो झरना का पर्यायवाची प्रपात भी होता है, जल प्रपात होता है, श्रोता, श्रोता आपका होता है, यानी श्रोता भी होता है, निर्झर भी होता है, वारी नहीं है ना भाई, झरना जलप्रपात हो गया, श्रोता हो गया, निर्झर हो गया, तो वारी नहीं है, तो आपका 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मानस के रचयिता तुलसीदास है, मानस मतलब रामचरित मानस जो है, के रचयिता तुलसीदास है, ठीक है, सही है। मुझे कल जयपुर जाना है, मुझे कल जयपुर जाना है, अच्छा। सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, कोई डॉक्टर को बुला दो। एक सेकंड भाई, एक कॉल आ रही, कॉल काट दूं मैं, एक सेकंड एक सेकंड। चलो देखो, उसने कहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताओ भाई। मानस के रचयिता तुलसीदास है, तो भाई ए में तो मुझे डाउट लग रहा है, मानस क्या, मानस मानस तो बहुत सारे होते हैं, तो रामचरित मानस की बात होगी तो सही होगा। मुझे कल दिल्ली जाना, बी एकदम सही है। सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, गलत है, कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर क्यों बुला दो, डॉक्टर को बुला दीजिए, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य में मुझे कल जयपुर जाना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में निप, और क्या एक चीज और है, देखो मैं अपने विवेक के अनुसार आपको बता रहा हूं, लेकिन आंसर हम किसको मानेंगे, जो आयोग मानेगा, ठीक है, यानी जो आयोग मानेगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो चयन आयोग है, जो सही मानेगा हम उसको सही मानेंगे भी, अभी तो हम अपने आधार पर बता रहे हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, बताइए जी। निपात, हरीश छत पर बैठा है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आपका क्या होगा, निपात, तो निपात में तो भाई किसकी कह रहा है वो, आप भी आइएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, आप भी आइएगा, बी, बी एकदम से सही है, बी, ठीक है जी। आगे आ जाओ, की स्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था, की स्टोन, की स्टोन का मतलब होता है जब कोई दो प्रजाति के बीच के वाला जो क्षेत्र रहता है, यानी जो विविधताओं वाला रहता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो उष्ण कटिबंध में भी रह रहा है, और मतलब शीत कटिबंध में भी जो बीच में रह रहा है, उसको कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं, दोनों के बीच की जो प्रजाति होती है ना। तो किसने बढ़ाया कीस्टोन प्रजाति शब्द, किसने बढ़ाया, फटाफट बताओ। पहला है रॉबर्ट, अब यहां से किसके, अब जी के जी शुरू हो रहा है अभी। पहला है रॉबर्ट टीपेन, पहला ही सही है,
रॉबर्ट टी पेन के द्वारा कीस्टोन प्रजाति शब्द को गढ़ा गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? देखो आईटी के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि भी आईटी तैयार करके जाना, तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? सभी डेटा को सत्यापित करने के लिए इसे एक केंद्रीय सर्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है, पहला। दूसरा है यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। तीसरा है इसका उपयोग केवल बिटकॉइन के लिए होता है और इसके दूसरे कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह डेटा को केवल एनालॉग रूप में स्टोर करता है और ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ जी, बहुत भैया आप भी आंसर करें। देखो यहां सबसे सटीक आंसर जो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में सबसे कठिन जो है सभी डेटा को सत्यापित, ये सभी जो वर्ड है ये थोड़ा मुझे लग रहा है यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है, यानी जो रिकॉर्ड हो जाता है उसको बदलना कठिन होता है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। 12वें का बी। 13वां प्रश्न है आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? बताओ फटाफट। ये बढ़िया प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, बताओ जल्दी से। भाई बहुत आसान प्रश्न है, इसको तो आपने पढ़ा होगा। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी है, भारत ने तो जीती है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आ जाओ आप 14वें प्रश्न की ओर। भाई 14वें प्रश्न के डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताओ डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? फटाफट बताओ भाई। भाई आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी करते रहिए, बताओ फटाफट से। देखो यहां ऑप्शन दिया गया फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। फ्रांसिस क्रिक का कोई मतलब नहीं, जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन का डीएनए से मतलब थोड़ी है। उन्होंने कहा है कि तकनीकों प्रारंभ में, तकनीकों प्रारंभ में, तो भैया ये क्या हो जाएंगे? एलेक्स जैफ्रिक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उसने फिंगरप्रिंट की बात करी है, तो आपका क्या हो जाएगा? एलेक्स जैफ्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे 15वें प्रश्न का आंसर। तो 15वां प्रश्न क्या है? देखो ये योजना से प्रश्न आगे, योजना के कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई। हाँ प्रश्न जो है पेपर का लेवल मॉडरेट है। निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है? देखो मैंने आपसे कहा था कि योजना तैयार करके जाना, योजना से प्रश्न बनेगा। IRDP, ठीक है जी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, मनरेगा 1999। सबसे सिंपल यही है, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा को आपको पता है पहले कब शुरू किया गया था? 2009 में, है ना, और उसके बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया था, पहले नरेगा था। तो 2006 या 2009 होता तो सही होता। 16वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया गया? बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताओ, बताओ भी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, भाई आप लोग बताएं जरूर यार, आंसर नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है। चलो भाई मुझे 2009 याद आ रहा अभी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009, एक बार कंफर्म कर लेना, इस पे थोड़ा डाउट है, 2009 आ रहा है मुझे याद। चलो 17वें प्रश्न पर आ जाओ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बताओ जी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सफर, वायु, उमंग, प्राण। बताओ जी क्या हो जाएगा? करंट का प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। अरे भाई प्राण, प्राण किया गया, प्राण किया गया भी, प्राण आपको पता है, तो करंट अफेयर का प्रश्न है प्राण, ठीक है जी। आगे 18वें प्रश्न की तरफ आ जाओ। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार इविल क्वाड्रेट, जिसमें 4 मुख्य कारण हैं, आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है क्या? आनुवांशिक विविधताओं में कमी, जलवायु प्रेरित आवासीय स्थानांतरण, बाहरी स्थाने का संरक्षण, सह विलुप्तता प्रतिक्रियाएं।
क्या हो जाएगा, ए या बी? देखो बाहरी स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है बाहर जाकर उसको संरक्षित किया जा रहा है, और सह विलुप्तता प्रक्रियाएं मतलब उसको क्या किया जा रहा है, साथ में संरक्षित किया जा रहा है। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति यानी हानि के लिए जिम्मेदार एविल क्वाड्रेट चार मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन हो गया, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो गया, और आनुवांशिक विविधता में कमी, ये तो है नहीं। जलवायु प्रेरित आवास का स्थानांतरण ये भी नहीं हो सकता। इसका सह विलुप्त प्रक्रियाएं डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बन रहा है अभी, डी ऑप्शन इसका सबसे सटीक बन रहा है। 18वां आ जाओ भी 18वें के बाद प्यारे साथी 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? भाई ये तो पता ही है आपको, आदित्य 11, ये तो आपको पता ही है आदित्य 11 है, बहुत फेमस है, ठीक है जी। 19 का डी। और ये जो गगनयान है ये आपको पता अंतरिक्ष में जाने के लिए है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है? भाई मिस्टी बहुत बहुत आजकल चर्चा में, मिस्टी पहल बताओ, बताओ भी। आगे उसने कहा है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है? बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा? मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल हैबिटेट एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट्स एंड द टेंजिबल इनकम्स, मैंग्रोव इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर हैबिटेट एंड टूरिज्म इंप्रूवमेंट, मरीन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड ट्रेड इंटीग्रेशन। बताओ जी क्या हो जाएगा? इसका जो मिस्टी पहल का जो बन रहा है वो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट्स एंड द टेंजिबल इनकम्स बन रहा है, यानी दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर 21वां प्रश्न आ जाओ, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से बढ़िया प्रश्न अभी पूछा जाता है। आपदा प्रबंधन देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? बताओ, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। किसी भी अधिनियम में आप एक बात समझ लेना कि किसी चीज का गठन किया जाता है, ठीक है, प्राधिकरण का या आयोग का, वो 3 धारा में होता है ज्यादातर शुरुआत में। 1 में उसका विस्तार होता है, 2 में उसकी परिभाषा वगैरह होती है, और 3 में आयोग प्राधिकरण का गठन होता है। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। सर कितना कट ऑफ जाएगा? भाई लास्ट में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन में देख लूं, पहले क्वेश्चन तो देख लें कैसे बन रहे, उसके बाद चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? ये आपको पता ही है, केबुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? भाई चंद्रभागा, चंद्रभागा का नाम है, 2 वितरकाएं होती है चंद्र और भागा, उनसे मिलकर बनी है, ये चेनाब नदी है। तो चेनाब नदी 2 वितरका है, चंद्र प्लस भागा, उनसे मिलकर बनी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 24वें प्रश्न पर आ जाओ। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडोक्स फ्लो बैटरी, जिसे VRFB सिस्टम का उद्घाटन किया गया था, कहां है? अच्छा प्रश्न, अभी अच्छा प्रश्न है 24वां। आप भी तो बताएं आपने कौन कौन से सही किए हैं, आप लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडोक्स फेलो बैटरी का उद्घाटन कहां किया गया? भाई इसे ग्रेटर नोएडा में, आपको पता है, ये तो अभी जल्दी में की गई है, ठीक है। भारत की पहली और देखो कुछ चीज ऐसी भी मुझे भी याद नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आयोग जो सही करेगा वो करेगा, अभी तो रफली मैं आपको बता रहा हूं। तो NTPC नेत्र हो जाएगा, और ये ग्रेटर नोएडा में। भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? सबसे आसान और लड्डू प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। 26वां, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, या फ्रंटियर गांधी? तो भैया खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खान अब्दुल। अरे भाई एक सेकंड देखो, ये जब्बार खान है, एक सेकंड एक सेकंड, इसका इंग्लिश वर्जन देखो, इंग्लिश में क्या है, ये खान अब्दुल जब्बार खान है,
अब उनका नाम क्या है? गफ्फार खान। तो भाई इसका जो होगा वो ई होगा। देखो ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। यहां लिखा हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खां और ये है जब्बार खां। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? और इंग्लिश में देख लिया हमने, जो कि इंग्लिश में कई बार सही होता है। तो खान अब्दुल जब्बार खान। तो जिन्होंने इसमें ई लगाए नन ऑफ द अबव वो सही होंगे, क्योंकि जब्बार खान नहीं है, गफ्फार खान है। 27वां, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? कौशल पूंजी, ई श्रम पोर्टल, उमंग, कौशल भारत। अच्छा प्रश्न है जी, अच्छा प्रश्न है, बताओ। 27वां प्रश्न, भाई एक बात समझिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का प्रयोग किया जाता है? कौशल पंजी, कौशल पंजी भाई। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इधर आ जाओ 28वें प्रश्न पर। भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र जिसे CRZ अधिसूचित किया गया? बताओ जी। भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया? बढ़िया प्रश्न है जी। भाई भारतीय वन अधिनियम 1927, ये तो वन से संबंधित हो गया। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 74, इससे जल से हो गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपका वन से हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण। ई होगा। CRZ का तटीय क्षेत्र का अलग कानून है, तो आपका ऑप्शन ई होगा। भी 76 कट ऑफ सेफ है। चलो बात करते हैं अभी कितनी सही है, करेंगे अभी चर्चा क्वेश्चन के बाद। अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं, उसके बाद देंगे। 29वां, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। ठीक है, तो पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से बने थे। डी सही है। 30% पे आ जाओ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया? भाई अच्छा प्रश्न है। 30वां बताओ, बताओ जल्दी से क्या होगा। आपको पता है बिहार में एक मधुबनी क्षेत्र है ना, उसका एक पंचायत है लोहना, लोहना उत्तर ग्राम पंचायत, और ये बिहार के अंतर्गत किया गया था। जो कि आपको पता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो लोहना उत्तर ग्राम पंचायत है मधुबनी बिहार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 31, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की? अब आपको पता ब्रिक्स जो है उसका हर बार क्या होता है? सम्मेलन होता है। और उसकी बात की जा रही है कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की, लेकिन 25 की बात हो रही है 2025 में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो दक्षिण अफ्रीका ने की थी, है ना। और उसके आपको पता राष्ट्रपति कौन है? लूला दा सिल्वा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 32वें प्रश्न पर आ जाओ। 32वें पर, कौन सा यह सिद्धांत कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजाति जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन सा सिद्धांत यह कहता है दो बहुत करीब से संबंधित प्रजाति, ठीक है, जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? क्या हो जाएगा भाई? ये किसका नियम है? ये आपका भैया गोस का नियम है। ये आपका गोस का नियम है, क्योंकि जब एक ही साथ प्रजातियां रहती है तो एक संसाधनों से प्रतिस्पर्धा कर रही होती है। तो गोस का नियम है 32 का बी। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है। राष्ट्रीय बायोगैस, तो ग्रामीण क्षेत्र का मतलब बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम STAT, गोवर्धन योजना। बताओ जी क्या हो जाएगा? भाई यहाँ जो है जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम है। ये तो अभी लॉन्च किया गया था कार्यक्रम, समझ पा रहे हैं ना, ये तो अभी किया गया था। तो राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम ए हो जाएगा।
34वां, स्वभाव स्वच्छता संस्कार 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से नहीं है? अच्छा प्रश्न है जी, बताओ। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से एक नहीं है? बताओ जी। स्वच्छता की भागीदारी है, संपूर्ण स्वच्छता है, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर है, सफाई का संचार नहीं, क्योंकि सफाई का संचार नहीं होता है। ठीक है, उसने कहा है 2024 में जो अभियान चलाया गया उसमें कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है। 34 का सी नहीं है। 35 पे आ जाओ। प्लासी के युद्ध में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? आपको पता है कि यहाँ जो है मीर जाफर ने क्या करी थी, अंग्रेजों की सहायता करी, और जब मीर जाफर ने सहायता करी तो जैसे ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए तो फिर किसको बना दिया? मीर जाफर को भैया बंगाल का नवाब बना दिया था। ये बात आपको पता ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 35 का बी। 36वें प्रश्न पर आ जाओ इधर। आगे 36वें प्रश्न देखो। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तर पर रसायनों का संचय कहलाता है। बताओ भाई, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तर पर रसायनों का जो संचय कहलाता है वो क्या कहलाता है? जैव आवर्धन, जैवों का संचय, जैव की विविधता, सुपोषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई जैव आवर्धन होता है। जैव आवर्धन का मतलब होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि क्रमिक पोषी स्तर पर रसायनों का संचय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 का ए। 37 निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? बताओ निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? बताओ। पहला है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर, एलन चर्चिल सैम्पेल। भाई सबसे प्रमुख व्यक्ति ग्रिफिथ टेलर है, और ग्रिफिथ टेलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। मतलब निश्चय है, हर चीज में निश्चय है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 37 का डी। 38 उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? बताओ बताओ भी क्या हो जाएगा? उसने कहा है उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र किस जिले में? बताओ जी किस जिले में? बुल्ढाना। बुल्ढाना जिला है ये तो फेमस है। 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39वें प्रश्न की तरफ आ जाओ। 39वां प्रश्न क्या है? उभरते विज्ञान क्षेत्र प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई? बताओ। आईटी का क्वेश्चन है ये तो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 25 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताओ जी कौन सी योजना है? और भर भर के प्रश्न आए योजना से। आरडीआई योजना है, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। ठीक है, 39 का सी। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 25 में आरडीआई योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है अनुसंधान विकास और नवाचार। तो 39 का सी। 40 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने करी थी 1929 में, और इसी समय रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था। ठीक है, तो आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 का बी। 41वें प्रश्न पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एनडीएमए यूएनडीआरआरए के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? बताओ किसका करता है? मैं एक बार फैन की स्पीड बढ़ा लूं, बताओ क्या हो जाएगा? 41वें प्रश्न का बताओ। बताओ 41वें प्रश्न का। जोखिम खतरा सुवेदिता सामना खड़ा करने की क्षमता भाग अनावरण। जोखिम खतरा सुवेदिता
अनावरण सामने करने की क्षमता। भाई ये तो थोड़ा डाउटफुल है प्रश्न, लेकिन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है ये, लेकिन इस पे जो मुझे लग रहा है कि इसका जो सही हो सकता है, जोखिम बराबर खतरा गुणा सुभेदिता गुणा अनावरण भाग सामना करने की क्षमता, तो बी लग रहा है मुझे, बाकी देखना पड़ेगा, थोड़ा डाउट है इस पर, लेकिन बी पर जा रहे हैं फिर भी हम। 42, किस समाज शास्त्री ने शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेस लिखी? अच्छा प्रश्न है 42वां, 42वां अच्छा प्रश्न है, बताओ किस समाज शास्त्री ने शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेस लिखी? क्या हो जाएगा भाई? ये एससी दुबे हैं, किस, ठीक है, जो शामिरपेट गांव का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया चेंजिंग विलेजेस, जिन्हें दुबे के नाम से जाना जाता है, एससी दुबे। 43वां प्रश्न, इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मानव संक्षिप्त अक्षर में समाहित किया गया था। अक्षर एन का क्या अर्थ है बताओ? बताओ जी, मानव में जो एन है इसका क्या अर्थ है बताओ? भाई एन का मतलब है इंडिया एआई इंपैक्ट में, ठीक है, जो अभी हाल ही में हुआ है मानव केंद्रित दृष्टिकोण में, तो इसका तो यार राष्ट्रीय संप्रभुता होगा, नेशनल सोवेनिटी, क्योंकि किसी भी देश के लिए संप्रभुता सबसे मेन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आ रहा है वो नेशनल सोवेनिटी आ रहा है, सी इसका राइट आंसर। रेपो दर, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। बताओ जी, विदेशी मुद्रा भंडार उनके पास होता ही नहीं है, श्रवण भंडार, सरकारी प्रतिभूति, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, श्रवण बॉन्ड। भाई उनके पास श्रवण भंडार जितना होता है सोना रख लेता है और पैसे देता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 44 का बी। चवालीस का भी, अब आ जाओ जी आप 45। अच्छा अब है ये मैथ वाला पोर्शन, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे। ये चार्ट वाला पर्सन आ गया आपका, ठीक है, पाई चार्ट वाला है, तो इसको आगे चलते हैं, इसको आगे चलते हैं। 45 में ये कैलकुलेशन वाले पर्सन है, तो इसको हम चलते हैं, बाद में देखेंगे मैथ वाले, और मैथ वाले तो आप लोग ज्यादातर सभी सही करते हो। अब आएंगे एक सेकंड रुको, 54, यहाँ थे 55वें प्रश्न पर, 55वां प्रश्न देखो, 55वां प्रश्न देखो, 55वां प्रश्न है 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? बताओ जी, किसने किया था? भाई 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई और नए राष्ट्रपति चुने जाने तक आपके कौन से राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहे थे? बताओ। तो आर वेंकट रमन सर कोई मतलब नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, नीलम संजीव रेड्डी नहीं, नीलम संजीव रेड्डी तो निर्विरोध बनने वाले राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती, बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में। 56, पार्टियों का 26वां सम्मेलन जिसे कोप 26 कहते हैं, जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था, किस शहर में आयोजित की गई थी? ये तो आपको पता है, कोप 26 बताओ, कोप 26 कहाँ आयोजित हुई थी बताओ? 56वां प्रश्न बताओ, बताओ जी। हाँ ठीक है, अब भाई आप नहीं दे रहे आंसर तो फिर मुझे देना पड़ेगा ना, चलो ठीक है बताओ, 56वें का बताओ आंसर, आप दे नहीं रहे इसलिए क्या करूं मैं, बताओ। बताओ जी क्या हो जाएगा? भाई आपको पता है जो कोप 26 है उसका जो आयोजन हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। 56 का बी आंसर हो जाएगा।
56 का बी। 57वें प्रश्न पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? आपको पता है वर्तमान में 6 से राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है। तो इसमें एक देखो, तेलंगाना में भी द्विसदनीय है, बिहार में भी द्विसदनीय है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सदनीय है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। वर्तमान में 6 राज्यों में आपकी द्विसदनीय विधायिका है। आपके पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो लेकिन वर्तमान में 6 है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है। भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ, योजना आयोग की स्थापना तो आपको पता है मार्च 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हो जाएगी? मार्च 1950 में। 58 का बी हो जाएगा। गरीबी और समानता संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसे PIB निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? बताओ जी। पीबी, इसे पीबी बोलते हैं। बताओ। पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स, बताओ जी किसके द्वारा? 59वां प्रश्न है भाई। विश्व बैंक के द्वारा गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक जारी करता है। तो 59 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इधर आ जाओ 60वें प्रश्न पर। समवर्ती चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय कमेटी का जो गठन किया गया था, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। आपको पता है, पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। तो वो कौन सा दिन था? बताओ। एक राष्ट्र एक चुनाव, 60वें प्रश्न का बताओ कौन सा दिन था भाई? 2023 में यह गठित की गई थी। अगर आपको वर्ष भी ना पता, अगर आपको दिन भी ना पता हो किस दिनांक को किया गया था, तो 2 सितंबर 2023, इससे भी आप लगा सकते थे आंकड़ा। 2023 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। कौन सा अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? बताओ जी। तो अपोलो। देखो, एक तो गया था अपोलो, ठीक है, और एक गया था अपोलो 12। बहुत सारे गए थे। तो जो अपोलो 12 है, उसने मानव को चंद्रमा पर उतारा था। ठीक है, बाकी ये स्पुतनिक है, चैलेंजर है, वाइजर है, इन्होंने नहीं। जो सबसे सफल अभियान रहा था अपोलो 12, जिसमें अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रमा पर व्यक्ति को उतारा गया था। ठीक, तो 60 का डी हो जाएगा। 61 का। कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? आपको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी 1939 में, जब उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, है ना। त्याग पत्र देने के बाद ही तो की गई थी। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के, देखो, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरे कौन बने? सी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, या कह सकते हैं भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो बने सी राजा गोपालाचारी बने, और स्वतंत्रता के दूसरे। 63 का डी। इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है। 63 का डी। 64वें प्रश्न पर आ जाओ। भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों का क्रम कीजिए। चलो जी। तो सबसे ऊपर जो आएगा कौन सा आएगा? पहले ऊपर पश्चिम बंगाल आ गया, तो पश्चिम बंगाल का हल्दिया आ गया। फिर आ गया उड़ीसा का पारादीप 2, तो 4-1, तो 4-1 हो गया। अब 4-1 के बाद तो फिर यही बचता है 2-3, यानी पहले विशाखापट्टनम आएगा, फिर चेन्नई आएगा, क्योंकि चेन्नई नीचे आता है, विशाखापट्टनम ऊपर आता है। तो डी आ जाएगा। पहले हल्दिया पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा में पारादीप, फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और फिर जो है आपका तमिलनाडु में चेन्नई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी। 65। आपतित विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता? अच्छा प्रश्न है, बताओ साइंस का। बताओ भाई आपतित यानी जो आने वाली कोण होता, आप किरण जो होती है उसे आपतित बोलते हैं। आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, जिसे PAR कहते हैं, में क्या प्रतिशत होता है? बताओ भैया। आपतित सौर विकिरण में जो PAR का प्रतिशत होता है वो लगभग 50% होता है, लगभग 50%।
तो ऑप्शन आपका बी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिचुएशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? अब आपका कंप्यूटर आ गया अभी, और कंप्यूटर यहां आपको बहुत ऊपर नीचे करने वाला है, क्योंकि आपको पता है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और आईटी के थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिचुएशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कौन सा है? तो आपको पता है एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा, डी। एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था बताओ? एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो कहते हैं, बताओ जल्दी से। 67वें प्रश्न का आंसर बताओ। पावर पॉइंट जिसे आप पीपीटी, जहां पीपीटी बनाते हैं, आसान प्रश्न है। देखो, रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर पावर पॉइंट बनाया था। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट। तो 67 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 68, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का क्या अर्थ है बताओ? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का क्या कार्य है? बताओ। अरे भाई, स्ट्राइक कृतु फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं? ठीक है, स्ट्राइक कृतु फॉर्मेटिंग लागू कर दे या उसको हटा दे। कंट्रोल प्लस 5 का अर्थ होता है 68 का सी। 69, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है बताओ जी? ये चार है, कर्नेल, शेल, डिवाइस, ड्राइवर, कंपाइलर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? यानी जब आपका सिस्टम उठता है तो कौन सा इनमें घटक नहीं है? कंपाइलर समझो, कंपाइलर जो होता है ना वो ये भाषा के लिए होता है। कंपाइलर आपने देखा भी होगा, कई जगह जो प्रयोग किया जाता है कंपाइलर का, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंपाइलर नहीं है। 70, मुल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था बताओ? मुल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? जावा, पीएल बटे आई, सी ट्रिपल सी जिसे आप कहते हैं, और सी। बताओ भाई। देखो, आपने सुना होगा कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पी एल बटे आई का प्रयोग किया जाता है, पर आप लोग आंसर नहीं कर रहे। जब मैं अपनी तरफ से देता हूं फिर कहते हो जी आप आंसर कर रहे हो। पी एल बटे आई, तो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पीएलआई के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है बताओ जी? डॉक्यूमेंट जो आप तैयार करते हैं, चाहे वो किसी भी सीट में करें, डॉक में, तो उसके लिए आपको पता है एक संशोधन दिखाने के लिए बैलून का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बैलून का। 72, और कंप्यूटर आपको बहुत ऊपर नीचे करने वाला, ध्यान रख लेना। यूनिक वेक का पूरा नाम क्या है बताओ जी? यूनिक वेक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये तो बहुत पुराना है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो पहले कंप्यूटर के नाम होते थे वो यूनिवैक होते थे, और उन्हें यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता था, यानी डी। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा डेस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है बताओ? सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है बताओ? ब्लॉक जीरो, लास्ट ब्लॉक, मिडल ब्लॉक, या मिडल ब्लॉक? अरे भाई, ब्लॉक जीरो। आप देखते हो जब भी आपका सिस्टम शुरू होता है तो जब बूट स्ट्रैप होता है तो ब्लॉक जीरो का प्रयोग किया जाता है। 74, कौन सा हैंडूप यूटिलिटी
जिसे RDBMS HDFS के बीच संरक्षित डेटा ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं बताओ? स्कूप, स्कूप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हैंडूप यूटिलिटी, जिसे RDBMS और HDFS के बीच संरक्षित करता डाटा उसको स्कूप बोलते हैं। 75 निम्नलिखित में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? बढ़िया प्रश्न है ये, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर के लिए, बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? भाई आपको पता है राइटर के लिए डॉट ओडीटी का प्रयोग किया जाता है फाइल एक्सटेंशन के लिए, तो आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप है? बताओ जी, कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सही है, क्षेत्र का बी। कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ है, बताओ जी, गीगो, गीगो शब्द का मतलब क्या है? गीगो शब्द का, तो गीगो का मतलब होता है गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट, यानी बी। कंप्यूटर शब्द में जो गीगो है इसका शब्द होता है गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट, 77 का बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? बताओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? बताओ, डेटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? डेटा के अंतर्गत पाया जाता है। MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? MS पावर पॉइंट जो है बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से किया जाता है? तो ये तो व्यू के माध्यम से किया जाता है, 79 का भी हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से किया जाता है या फाइल के माध्यम से किया जाता है? बताओ, इसमें मैं कंफ्यूज हूं। जब पावर पॉइंट बनाते हैं तो पहला ऑप्शन फाइल का आता है, एक व्यू का आता है, हालांकि चारों आते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। फाइल भी हो सकती है, व्यू हो सकता है, ए या बी, लेकिन फाइल का मुझे डाउट लग रहा है कि फाइल हो सकता है, क्योंकि व्यू तो उसने पहले ही दिया हुआ है और बैक स्टेज की बात हो रही तो फाइल होगा 79 का ए। 80 ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? ये अच्छा प्रश्न है, बताओ ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? बताओ, हेराल्ड ब्लांटेड, ठीक है, और ब्लांटेड शब्द का प्रयोग करके ब्लूटूथ नाम रखा गया था, ठीक है, हेराल्ड ब्लांटेड, यानी बी, 80 का बी। अब आ जाओ भैया यूपीजी के, यूपीजी के पे आ जाओ, बढ़िया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को सुमेलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो इनमें से किसका पता आपका? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जहां अभी आपका बीएड का एंट्रेंस होने वाला झांसी में, तो सी का तो पहला बन गया। छत्रपति साहू जी महाराज सबसे पहला सी, और डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आपका जो सी बन रहा है वो झांसी में, तो सी का पहला कहाँ है ये देखो, सी का पहला केवल डी में बन रहा है, सी का पहला केवल डी में बन रहा है और डी का सही आंसर हो जाएगा, ऐसे मिलान करते हैं। तो यहां से ए का दूसरा आ गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, ठीक है। बी का तीसरा आ गया छत्रपति साहू जी महाराज, कानपुर में है। और डी का आपका चौथा आ गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बिल्कुल सही बात है, ऐसे निकाल लेते आपका सारा आ जाएगा डी। इधर आ जाओ जी। 82 उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीए पर राष्ट्रीय सम्मेलन 25 की मेजबानी की? बताओ,
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी, इससे प्रश्न पहले भी है, पहले भी आया था, अभी है, वाराणसी में किया गया है ना, वाराणसी में। और इसमें खुद आपके जो माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी, तो वाराणसी में, और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में, लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये तो सबसे आसान है, 83 का डी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताओ, अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताओ, अच्छा प्रश्न है जी। उत्तर प्रदेश राज्य, अरे भाई, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद थे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष, संपूर्णानंद। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आईआईवीआर, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई आपका, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से देवगढ़ और भीतरगांव, देवगढ़ झांसी और भीतरगांव कानपुर, ये दोनों के साक्ष्य आपके गुप्तकालीन हैं, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86 का सी। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई, बताओ भाई, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना बताओ, 88 में, 1988 में की गई थी, 87 का आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है, बताओ भाई। देवा शरीफ जो मेला लगता है वो हाजी वारिस अली शाह की उस पर लगता है, दरगाह पर, 88 का बी। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी कहा जाता है, गिरिजा देवी। 85 प्लस जाएगी कट ऑफ, चलो देखते हैं अभी। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, गिरिजा देवी, तो 89 का डी। ओडीओपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को कहा जाता है, तो काला नमक चावल को क्या कहा जाता है, बताओ, 90 का। और ये सिद्धार्थ नगर में है, काला नमक चावल को जीआई टैग भी कहा जाता है, इसे भैया बुद्ध चावल भी कहा जाता है, सिद्धार्थ नगर का चावल है। उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष किया गया था, बताओ। अभी आपको पता है भीमनगर जिला बना था संभल, ठीक है, और अब उसका नाम जो है भीमनगर से संभल किया गया था, और वो 2012 में बदला गया था, ठीक है, 2012 में। उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष और कब मनाया जाता है, प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 2018 से पहली बार मनाया गया। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सी पक्षी अभियान ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, ये बढ़िया प्रश्न है। 2025 में कौन सा पक्षी अभियान को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, बढ़िया प्रश्न है ये तो, सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी अभियान है ये, ठीक है, 93 का डी। इधर आ जाओ 94। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, बताओ, करंट का प्रश्न है तो। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, बताओ। सोनिया नित्यानंद चिकित्सा की बात कर रहा है वो, तो 94 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया, गोदान गमन, निर्मला, आनंद मठ नहीं लिखा गया। आनंद मठ आपको पता है कि किसके द्वारा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, 95 का डी नहीं है। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित, 96, बढ़िया प्रश्न है। हॉकी, दिग्विजय सिंह तो भाई हॉकी के जाने माने खिलाड़ी नहीं, उत्तर प्रदेश के, 96 का सी। 97, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, तो मथुरा की जो राजधानी थी वो सूरसेन थी,
ठीक है। सूरसेन 97 का ए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा सही है, बताओ। 98% का बताओ कौन सा सही है। देखो, इसे जनवरी 17 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघन की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। यह पहचान के उद्देश्यों के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, ठीक है। यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम, तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। पर एक बात मुझे समझ में आ रही है कि इसे जनवरी 2017 में नहीं किया गया था। बाकी दो सही लग रहे हैं मुझे लास्ट के, क्या कहते हो? आपको क्या लग रहा? मुझे बाकी तो दोनों सही लग रहे हैं। इसकी डेट मुझे कंफर्म नहीं लग रही है 98 की, क्या जनवरी 17 में शुरू किया गया था इसे? बताओ आप। इसे बी पर सी पर जाओ क्योंकि जल्दी में शुरू किया गया था, सी पर जाएंगे। 98 का सी करो क्योंकि डाउट लग रहा मुझे जनवरी 17 में नहीं किया गया, वरना इसकी डेट नहीं देता है। तो सी पर जाओ, 98 का सी। 99 स्वतंत्रता के तुरंत बाद, आगे आ जाओ। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक आईजीपी कौन थे स्वतंत्रता के तुरंत बाद? बताओ जी। 99 का लाहिड़ी, BN लाहिड़ी, ठीक है। और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? बताओ। ये 100वां प्रश्न। भाई, शाहजहांपुर जिले में है रोशा थर्मल पावर प्लांट। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, जो प्यारे साथी मुझे देख पा रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन अभी सही बन रहे हैं आपके अनुसार। फिर मैं बताता हूं मेरिट कहां जाएगी। मैंने कितने क्वेश्चन निकाले हैं जो इजी हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन है जो मॉडरेट है, और कितने ऐसे क्वेश्चन है जो टिपिकल है। यानी जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ हम कह सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है क्योंकि कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं होंगे, बाकी प्रश्नों का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इजी टू मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि टफ का मतलब तो ऐसा होता है जैसे होमगार्ड का पेपर आया था, है ना। पेपर का लेवल ठीक है, जिन्होंने टारगेट करके तैयारी करी उन्हें कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं है। तो भाई मैं अभी आपके लिए जो DVPS आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए एक आपको बता सकता हूं कि मेरिट आपकी यहां जाएगी। एक जनरल, OBC और EWS के लिए एक मेरिट मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपके 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, 75 कितने, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आपके 75 क्वेश्चन के आसपास सही बन रहे हैं काट पीट के, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाओगे, ठीक है। कितने? 75 प्लस। मैं जनरल, OBC और EWS, क्योंकि जो प्रारंभिक मेरिट लगेगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें बहुत ज्यादा अंतर ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इन तीनों की समान रहती है, पहले भी ऐसे ही रही थी। तो 75 के आसपास अगर बन रहे हैं आपके, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बताओ आप। क्योंकि पेपर का लेवल जो है बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेट पेपर हम इसको कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। और पेपर का लेवल ऐसा होना चाहिए, आपकी मुख्य परीक्षा है भाई, आपकी प्री परीक्षा थोड़ी है। तो पेपर इजी टू मॉडरेट है, जनरल, OBC और EWS। जनरल, OBC, EWS अगर आपके 75 अबव हैं, तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बताओ, आप बताओ कितने बन रहे हैं?
क्योंकि एक आइडिया मैं आपको दूं पहली वाली भर्ती का, एक मैं आपको आइडिया देता हूं, जो पहली भर्ती हुई थी उसका आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, देखो जिससे आप कुछ क्लियर कर पाएंगे चीजों को, कि जो पहली मेरिट गई थी, पहली मेरिट कहाँ गई थी, इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना चीजों को, तभी पता लगता है कि मेरिट कहाँ गई थी पिछली वाली। देखो यहां आप देखेंगे, ये ये फाइनल है पीछे भर्ती का, है ना, देखो आप, ये मैं बात कर रहा हूं 2022 में जो आपकी परीक्षा हुई थी। यहां देखो आप, तो 2022 में आपकी जो डीवी के लिए मेरिट गई थी वो 75 के आसपास गई थी। यहां देखोगे आप, ये 75 के आसपास है, 75.75 की कट ऑफ गई थी। और जो फाइनल गई थी फिर, तो जनरल की आपकी 83.25, अन्य पिछड़ा वर्ग की 81.25, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 81.25। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में एक ही है, और जनरल और ओबीसी में अंतर नहीं है। अनुसूचित जाति की 75 पर, एसटी की आपकी 67 पर, जबकि डीबी के लिए आपकी 75.5 गई थी। वहीं महिला की बात करूं, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, महिला की कितनी गई थी, 77, और भूतपूर्व सैनिक की 67, स्वतंत्रता संग्राम सेना की 69, दिव्यांग जन की आपकी 63। अब आप उसी हिसाब से लगा लो, इसमें जो पेपर का लेवल था, इसमें जो पेपर का लेवल था वो इजी था, जो पहले पेपर था ही था। और जो अब 2026 का जो पेपर है वो क्या है, इजी टू मॉडरेट है। कैसा है दोस्त, इजी टू मॉडरेट है। तो कम से कम आपके 75 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं फिलहाल डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। कितने, 75। ठीक है, अभी आप बताओ, ये मैंने बताया है जो 2022 की भर्ती है, और पद भी लगभग इतना ही थे भाई। अब की बार 7900 कुछ है, पहले 8000 थे। और 2022 में आपका विज्ञापन आया था इसका, और जो मेरिट गई थी लास्ट फाइनल, वो 30 दिसंबर 2023 को लास्ट मेरिट गई थी। 2022 का पेपर इजी था, बिल्कुल इजी। और जो 2026 का वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। अब बताओ आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। तो कम से कम आपको कितने, कम से कम भाई आपको इतने तो लाने पड़ेंगे ना, कम से कम आज के लिए, यानी जो 2026 है, इसके लिए कम से कम 75 क्वेश्चन तो आपके बनने चाहिए। और 75 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो फिर आपको दिक्कत है भाई। चलो बताओ। बताओ भी जल्दी से। वाईफाई बंद करो तुम। बताओ भी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा सा कंपेयर कर लेना है ना, मतलब कोऑपरेट कर लेना। बताओ। अब बताओ, कोई आपका क्वेश्चन हो तो बताओ भी जल्दी से। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए एरर आ गया था, बताओ अब। चलो, समझ आ रही है बात। ये मैं पीछे की भर्ती की बात कर रहा हूं भाई। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। चलो तो लेता हूं विदा भाई, और एक बार शाम को फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक बार फाइनल
की बात करेंगे और डीवी की बात करेंगे, ठीक है। तो भी मैंने आपका सॉल्यूशन भी कराया है, कट ऑफ भी बताई है, ठीक है। एक बार सभी पैर साथी भी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं शाम को एक पॉजिटिव न्यूज के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिएगा स्टडी सन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार शाम को फिर मिलते हैं एक नई सेशन में जिसमें कट ऑफ के बारे में बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।